अनुमति कि हिंदी बोली कि अंग्रेजी ना हमार मातृभाषा तेलुगु हमें बांग्लाते तो एरकम बोलते अनेक देरी करे बोलते पारबो ना तो हिंदी की हिंदी ठीक है तो हिंदी ठीक है तो आज हर वक्त त्रिपुरा में आने में बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि हमारे संघर्षशील कॉमरेडों के बीच में और आज के दिन जो इतनी बड़ी हिम्मत के साथ आज जो हो रहा है, जिस तरीके से ध्वंस किया जा रहा है जनतंत्र को त्रिपुरा के अंदर, उससे हिम्मत से लड़ना ही नहीं लेकिन आने वाले दिनों में और ताकत के साथ लड़ने की ज़रूरत है, ना त्रिपुरा के लिए सिर्फ हमारी मार्क्सवादी पार्टी के लिए लेकिन अपने देश के लिए, भारत के लिए, जिसके सामने आज बहुत सारे खतरे, आज चुनौतियां उपस्थित होकर उभर कर आए। अभी आपने सुना कॉमरेड जितेन को कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के बहाने से जो नारा जो दिया गया था, आज केंद्र सरकार की तरफ से हर घर तिरंगा, बड़ी अच्छी बात है। जब से मेरे बचपन से हम जब स्कूल जाते थे 15 अगस्त को और 26 जनवरी को तिरंगा बांटना, तिरंगा ले जाना स्कूल के अंदर, घर के अंदर, ये तो मामूली सी बात थी, हर समय होता था। लेकिन इसको एक अभियान बनाया, एक बड़ा कैंपेन के रूप में। ये भी अच्छी बात है अगर हमारे स्वतंत्रता की तरफ लोगों की भावनाओं को हम जगा सकते हैं, नई पीढ़ी जो आई है। लेकिन जो लोग इस तिरंगे को 52 साल तक आज़ादी के बाद कभी नहीं फहराया, वो जब इसका नेतृत्व लेते हैं इस तरीके की प्रचार का, तब आता है सवाल दिमाग में कि इसके पीछे किस तरीके की भावना को उत्साह है। जब तक अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री नहीं बने देश में, तब तक उनके दफ्तरों से ये तिरंगा को फहराने की बात नहीं आई थी। लेकिन जबकि हमारे ऊपर निशाना लगाते कम्युनिस्टों के ऊपर कि हम जो है देश की आज़ादी की लड़ाई में भाग नहीं लिए, असलियत क्या है? 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ, हमारे नवरत्न जो है, हमारे 9 पॉलिट ब्यूरो सदस्य जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया था, उसके वरिष्ठ नेता कॉमरेड A.K. गोपालन कन्नूर की जेल में वो गिरफ्तार थे। ब्रिटिश ने उनको गिरफ्तार किया था, लेकिन आज़ादी के दिन उनकी छुट्टी नहीं हुई, उनको रिहा नहीं किया गया। कन्नूर के जेल में उन्होंने तिरंगा फहराया 15 अगस्त 1947 को। कॉमरेड हरकिशन सिंह सुरजीत 16 साल के थे 1932 में। होशियारपुर के कलेक्ट्रेट के ऊपर जो ब्रिटिश का झंडा था, यूनियन जैक, उसको उतार के तिरंगा फैलाया और फिर अरेस्ट करके उनको जो है ब्रिटिश वालों ने, लेकिन बालक थे तो उसके चलते हुए सजा तो दी, लेकिन काला पानी अंडमान में नहीं बेच सके। आज अंडमान के अंदर जाइए आप, तकरीबन 75 से 80% जो नाम वहाँ पे जो लिखे हैं, जो उस कारागार में थे, वो सब कम्युनिस्ट आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़े हुए लोग। और सबसे ज़्यादा अगर ब्रिटिश हुकूमत का निशाना किसी पे था तो वो था कम्युनिस्टों के ऊपर। और इतने सारे कॉन्स्पिरेसी केसेस जो लगे, पेशावर कॉन्स्पिरेसी से शुरू करके पेशावर, कानपुर, उसके बाद मेरठ, और इस तरीके की कॉन्स्पिरेसी केसेस करते करते तकरीबन 12 कॉन्स्पिरेसी केसेस गदर पार्टी के लोग जो कम्युनिस्ट पार्टी में आए बाद में, ये सब कॉन्स्पिरेसी केसेस ब्रिटिश ने कम्युनिस्टों पे लगाया। उनके तरफ से ना आरएसएस पे कोई कॉन्स्पिरेसी केस थी ब्रिटिश की तरफ से, ना उनके कोई संगठनों के ऊपर। लेकिन ये पूरा का पूरा जो अपनी सिलसिला हम जब देखते हैं, हमारी देश की आज़ादी के आंदोलन को किस तरीके से मोड़ना है, किस तरीके से हमें आगे चलना है, उसके अंदर कम्युनिस्टों का कम्युनिस्ट पार्टी का बहुत अहम भूमिका रहा। 20 में हमारी स्थापना हुई कम्युनिस्ट पार्टी की, 1920 में। 1921 के अहमदाबाद सेशन में AICC का कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से मौलाना हसरत मोहानी, एक मौलाना, और स्वामी कुमारानंदा, एक स्वामी जी,
कम्युनिस्ट पार्टी के इंडिया के नाम से एक प्रस्ताव रखते हैं संपूर्ण आजादी का। गांधी जी स्वीकार नहीं करते। आखिर में वो स्वीकार होता है फली आपके लाहौर में 1929 में, 8 साल बाद। लेकिन पहल कदम कम्युनिस्ट कर रहे थे कि आजादी की संघर्ष का मकसद क्या है। मकसद है पूर्ण स्वराज, और इस पूर्ण स्वराज में किस तरीके की भारत की निर्माण होगी। और ये समझना जरूरी है, क्योंकि आजकल ये गलतफहमी है कि 2014 से ही ये खतरा पैदा हुए है देश में, जब से ये मोदी सरकार आई। नहीं, ये खतरा हमारे देश के सामने तकरीबन 100 साल से मंडरा रहा। 1920 में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना होती है, 1925 में आरएसएस का स्थापना होता है, और 1929 में पूर्ण स्वराज का नारा आता है एआईसीसी से, और 1930-31 में वो जो आपका कराची रेजोल्यूशन आता है, जो संविधान का ढांचा बनता है। तब से लेकर एक 3 किस्म के व्यू पैदा हुए देश में, और वो 3 व्यू क्या थे कि आजाद भारत का चरित्र क्या होगा, और आजाद भारत के चरित्र क्या होगा, इसके ऊपर 3 राय उभर कर आया। पहला जो कांग्रेस के नेतृत्व में था, उनका ये कहना था, और बिल्कुल सही, जो विविधता है भारत में, भाषाओं का, संस्कार का, धर्मों का, संस्कृति का, ये विविधताओं के आधार पर ये जो देश है, इसको अगर इकट्ठा रखना है और साथ साथ इसका तरक्की होना है, विकास होना है, तो तब एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र के गणराज, यही हो सकता है चरित्र, यानी सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। कम्युनिस्टों ने क्या कहा? बिल्कुल सही, सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, बट लेकिन जो हमारी राजनीतिक आजादी है, वो राजनीतिक आजादी हर इंसान का आर्थिक आजादी में बदलना है, और वो आर्थिक आजादी में बदलना है तो समाजवाद के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, बट समाजवाद की तरफ जाना है। और बाद में इतिहास साबित करता है इस बात। अगर ये सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक समाजवाद की तरफ नहीं जाता, तो यही धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज खतरे में पड़ता है, और वही हो रहा है आज। पूंजीवादी व्यवस्था को लागू करके शासक वर्गों ने समाजवाद की ओर जाने की जगह उल्टा पूंजीवादी शोषण को तेज किया। उसके चलते हुए यही ढांचा सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का कमजोर होता गया। वो एक बात है। दूसरी तरफ से कांग्रेस और कम्युनिस्टों की राय के खिलाफ एक और राय पैदा हुआ, और वो राय था कि भारत का चरित्र तय होगा भारत के लोगों के धार्मिक आस्था के आधार पर। और यहां से पैदा हुई कि भारत के अंदर 2 राष्ट्र है, एक है हिंदू राष्ट्र, दूसरा है मुस्लिम राष्ट्र। 2 नेशन थियरी का सबसे पहला पैदाइश करने वाला वो थे विनायक दामोदर सावरकर। उन्होंने सबसे पहले कि भारत के अंदर 2 राष्ट्र है, एक मुसलमान एक हिंदू, इस बात की जो विचार रखा देश के सामने, राष्ट्रीय आंदोलन के सामने, वो थे सावरकर 1927-28 में। उस समय पर हिंदू महासभा के जब वो अध्यक्ष थे, वो एग्जैक्टली डेट मेरे ख्याल से 38 या 37 या 38 में थी, हिंदू महासभा के जब वो अध्यक्ष थे। उसी के 2 साल बाद मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के अध्यक्ष के रूप में वो कहते हैं कि ये बात सही है, भारत के अंदर 2 राष्ट्र है, हिंदू मुसलमान। और उसके चलते हुए, उस व्यू के चलते हुए ये
अफसोस है कि देश की पार्टीशन हुई, पाकिस्तान का निर्माण हुआ और वहां पे इस्लामिक स्टेट बनी। लेकिन भारत के अंदर भारत की राष्ट्रीय आंदोलन ने कहा नहीं, हम सिर्फ एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज्य रहेंगे। और आरएसएस का जो हिंदुत्व राष्ट्र का जो उनका विचार था, उसको टुकराया भारत के जन आंदोलन ने और ये स्वतंत्रता संग्राम। उसी नाराजगी से हुई महात्मा गांधी की हत्या। लेकिन ये हिंदुत्व की शब्दावली का भी जन्म आती है आपके सावरकर साहब से, और 1923 में उन्होंने हिंदुत्व के बारे में ये शब्द रखते हैं देश के सामने, तभी पैदा हुआ ये 1923 में। और पैदाइशी के साथ साथ ही सावरकर खुद कहते हैं कि हिंदुत्व का मतलब कोई नहीं है हिंदू धर्म के साथ। धर्म अपनी जगह, हिंदुत्व एक राजनीतिक प्रोजेक्ट है, और वो राजनीतिक प्रोजेक्ट है कि सिर्फ वही लोग रह सकते हैं भारत में जिनकी मातृभूमि, पितृभूमि और पुण्यभूमि ये तीनों जो है भारत के अंदर ही है। अब यहाँ पे मुसलमान और ईसाई, उनके पुण्यभूमि वो कहते हैं कि वो भारत के अंदर नहीं है, तो वो इस देश में नहीं रह सकते। स्पष्ट रूप से हिंदुत्व का मतलब यह है। आज जो इस राय से जो उबर कर आ रहा है आज, तो ये पिछले 70 सालों में, ये मोदी सरकार आने से पहले 70 सालों के अंदर पूरी की पूरी कोशिश यही रही। महात्मा गांधी की हत्या, उसके बाद आरएसएस के ऊपर बैन लगना, प्रतिबंध लगना, तब लोगों ने समझा कि ये खतरा खत्म हो गई। वो गलत फहमी थी। वो खतरा तब से लेकर आज तक एक ही काम पे है कि ये धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र की गणराज्य को हम जो है बदले एक फांसीवादी रुझान वाली, नफरत और हिंसा पे आधारित एक हिंदुत्व राष्ट्र के रूप में। ये जो बदलाव, सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इनटू ए फैशिस्टिक हिंदुत्व राष्ट्र, ये बदलाव की कोशिश पिछले 70 सालों में चल रही है। और मोदी सरकार आने के बाद, क्योंकि भाजपा आरएसएस का राजनीतिक अंग है, जैसे जनसंघ था पहले, बाद में भाजपा है, और वो जब सरकार में रहती तो आरएसएस की जो उद्देश्य है हिंदुत्व राष्ट्र, एक फांसीवादी हिंदुत्व, उसको लागू करने की उद्देश्य, उसको आगे ले जाती। तो आज जो हम देख रहे हैं 2014 से और खास तौर पर 2019 के बाद, ये जो हमले जो हो रहे हैं आज, जिस तरीके से हमले जो हो रहे हैं हमारे धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र के गणराज्य जो बना अपने संविधान से, अगर इस गणराज्य को हटाकर हिंदुत्व राष्ट्र को ले आना है एक फांसीवादी, तो ये संविधान को रद्द करना पड़ेगा। जब तक ये संविधान जिंदा है, वो हिंदुत्व राष्ट्र, एक फांसीवादी हिंदुत्व राष्ट्र संभव नहीं है। तो इसलिए आज देखेंगे आप, और खास तौर से 2019 के बाद संवैधानिक हमारे स्तंभ जो है, जो मुख्य स्तंभ, 4 बुनियादी स्तंभ है, और वो स्तंभ है संविधान के धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र, सेक्युलर डेमोक्रेसी, आर्थिक संप्रभुता, इकोनॉमिक सॉवरेनिटी, सिर्फ सेल्फ रिलायंस नहीं बट इकोनॉमिक सॉवरेनिटी, तीसरा सामाजिक न्याय यानी सोशल जस्टिस, और चौथा फेडरलिज्म यानी केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में और केंद्र और राज्य के बीच में संबंध। ये चारों स्तंभ, उनके ऊपर आज बहुत बड़े हमले चल रहे हैं। सुना जनतंत्र के बारे में, जितिन भी बता रहे थे, और आप लोगों का अपना खुद का अनुभव है कि जब सरकार में आते हैं तो किस तरीके से जनतांत्रिक व्यवस्था के ऊपर हमला बोलते हैं, सरकार को ही इस्तेमाल करते हुए। हिंसा यानी जनतंत्र माने जो लोग अपनी राय और विचार रखें, उसी के ऊपर हमला। और जनतंत्र के चलते हुए अब क्या देख रहे हैं आप, कोई भी सरकार के विरोध में खड़ा होता है तो उसके ऊपर कार्रवाई करो, जेल भेजो।
और जो इस संविधान का उल्लंघन करता उनको जो है रिहाई करो, उनको जो है आप गार्लैंड करो, उनको जो है आप बड़ा रिसेप्शन दो। अभी जो बिल्किस बानो के केस में जो हुआ था, ये सब जुड़ जाती है आपके ये पूरी की पूरी व्यवस्था के साथ कि किस तरीके से बिगड़ा जा रहा है। 14 लोगों की मौत हुई है वहां पे बिल्किस बानो के केस में। एक गर्भवती महिला की गैंगरेप होती है, बाकी सबको कत्ल हो जाते हैं गलतफहमी से। इसको भी छोड़ समझे कि ये भी मर गई, लेकिन जिंदा रही। केस बड़ी लंबी तरह से परस्यू करके उनको जो सजा मिला, अब जो है गुजरात की सरकार की सिफारिश से रिहा हो। चलिए, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा कि फिर से सुनेंगे वो, अब देखेंगे क्या होगा उसके खिलाफ। भीमा कोरेगांव के लोग 3 साल से पड़े हैं यूएपीए में, आज तक चार्जेस फ्रेम नहीं हुए। पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा 3 महीनों के अंदर चार्जेस तो फ्रेम करो। आप 3 साल हो गए। जुबैर अहमद जो झूठ को साबित करके सच बताया, उसको जेल में, जो झूठ बोला वो खुलेआम घूम रहे हैं। यानी स्पष्ट रूप है, लोगों की जनवादी अधिकार जो हमारा संविधान गारंटी देती, वो जनवादी अधिकार तभी इस्तेमाल कर सकते हो आप अगर आप इस सरकार के पक्ष में हो। अगर इनके खिलाफ है तो आप जो है आपके ऊपर ये सजा होगी। और जिस तरीके से सभी सरकारी यंत्र का इस्तेमाल हो रहा है, या अब दूसरी ओर से जनतंत्र का मतलब क्या है कि जो चुनाव होता है, चुनाव में लोग अपना मत डालते हैं। मत डालने के बाद वहां पे बहुमत जिसको मिलता है वो सरकार बनाता है। अब क्या हो रहा है देश में, चुनाव कोई भी जीते, सरकार बीजेपी बनाएगी। गोवा में किया, कर्नाटक में किया, मध्य प्रदेश में किया, महाराष्ट्र में किया, अब सभी जगह, और अपने उत्तर पूर्व में, नॉर्थ ईस्ट में कई सारी जगह पे किया। यानी जनतंत्र का एक खिलवाड़ हो रहा है आज कि पैसे के इस्तेमाल से, धमकी के इस्तेमाल से, या गिरफ्तारी को इस्तेमाल करके आप चुनाव हारने के बाद भी सरकार बनाते जाएंगे। तो जनतंत्र को कंप्लीटली जो एकदम डिस्ट्रॉय करने की बात जो हो रही है, यानी जनवादी व्यवस्था को खत्म करके एक फांसीवादी व्यवस्था का निर्माण, जो हिंदुत्व का मतलब। पहला स्तंभ में जनतंत्र और धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलर डेमोक्रेसी। अब सेक्युलरिज्म पे क्या हो रहा है, हर बीजेपी के राज्य सरकारों ने आज जो है भेदभाव के ऐसे कानून लिया है, कभी लव जिहाद के नाम पे, कभी आपके गोरक्षा के नाम पे, जिसका संपूर्ण उद्देश्य यही है कि हमारे माइनॉरिटीज को टारगेट करके उनके ऊपर अटैक्स करें। और इसका दुरुपयोग देश का संविधान और कानून इजाजत देता है कि एक लड़का लड़की, एक जवान जो मेजर है, कोई भी धर्म के साथ जुड़ी है उनकी परिवार, वो अगर एक दूसरे को चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो अधिकार है संविधान में। आज जो है आपको अलग अलग धर्मों के साथ अगर लड़का लड़की है तो पुलिस की परमिशन चाहिए इन स्टेटों में, और आपको साबित करना है कि हमें कोई जबरदस्ती नहीं करवा रहे शादी। पुलिस नहीं लगाती चार्ज आपके ऊपर, यानी उल्टा हो रहा है। आरोप अगर मेरे पे लगाओगे कि जब तक वो आरोप साबित नहीं होता मैं निर्दोष हूं, यह है कानून। लेकिन आज बीजेपी सरकार ने क्या बनाया, आरोप आप पे है और आपको साबित करना होगा कि आप निर्दोष हो। कानून और कोर्ट साबित नहीं करेगी कि तुम अपराधी हो, खुद को साबित करना होगा कि मैं निर्दोष हूं। और वो मानेंगे या नहीं मानेंगे उनके ऊपर है। आज नफरत और हिंसा के आधार पर हमारे माइनॉरिटीज के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, और कोई ना कोई बहाना इस्तेमाल करे, रामनवमी का, हनुमान जयंती का, और उसके ऊपर करके उसके बाद बुलडोजर पॉलिटिक्स चलाओ और अपने माइनॉरिटी से घर और उनके दुकानें और वो सब
बिगाड़कर बुलडोजर चलाओ। यानी आज इस नफरत को पैदा करते करते एक हिंसा की हालत तक पहुंचाई आपने, जहां पर देश के अंदर सामाजिक एकता को ही खत्म करते हुए उद्देश्य क्या है कि हिंदुत्व जो सांप्रदायिक वोट बैंक है उसको और मजबूत करें, कंसोलिडेट करें। इसके चलते हुए आज जो है पहला स्तंभ धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का एकदम उसको बिगाड़ा जा रहा है। दूसरी ओर आत्मसंप्रभुता, आर्थिक जो लूट जो मची हुई है, कल देखा आपने जिस तरीके से अडानी ने एनडीटीवी को मतलब उसके ऊपर कब्जा करने में मतलब कामयाब हो रहा है और होगा भी। यानी ये पूरी की पूरी आज आपका जितना संपत्ति है जिसके मालिक आप और हम हैं, देश के लोग हैं, वो सब बेचा जा रहा है, लूट मची हुई है उसके ऊपर। और जिन लोगों को इसका फायदा हो रहा है वो सबको पता ही है, देख ही रहे हैं। और उल्टा प्रधानमंत्री कहते हैं कि विपक्षी पार्टियां कुछ जगह पर फ्री खाना बांट रहे हैं, कुछ जगह पर मुफ्त मतलब शिक्षा दे रहे हैं। अपनी सरकार दी, त्रिपुरा के अंदर दी, बंगाल के अंदर दी मुफ्त शिक्षा लोगों को। ये सब जो है रेवड़ी है, फ्रीबी है, फ्रीबीज। इसके ऊपर रोक लगाना क्यों? सरकारी पैसा इस्तेमाल करके लोगों की राहत के लिए आपको इस तरह के काम नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? सरकार का मतलब क्या है? अगर भूखा है कोई, उसको खाना तो खिलाओगे। अगर बेरोजगार है कोई तो उसको बेरोजगारी भत्ता दोगे। तो इस तरीके के काम करोगे तो वो कहते हैं उसके ऊपर अंकुश लगना चाहिए। और हमारे सुप्रीम कोर्ट भी सुन रही है वो केस। आज ही मतलब हमारे मुख्य चीफ जस्टिस साहब ने कुछ कहा भी है उसके बारे में कल। लेकिन ये अगर रेवड़ी है या फ्रीबीज है, पिछले 6 सालों के अंदर 11 लाख करोड़ रुपए का लोन्स जो बड़े बड़े पूंजीपति जो हमारे इस सरकार के मित्र हैं, उन्होंने जो कर्ज लिया बैंकों से, वो कर्ज का माफी कर दिया। यानी अपने अमीर लोगों के लिए 11 लाख करोड़ रुपए माफ कर दो, वो रेवड़ी नहीं है। गरीब को कुछ मिलता है तो वो रेवड़ी है। सभी पब्लिक सेक्टर की प्राइवेटाइजेशन, सभी खदानों की यानी माइनिंग की, सब कुछ प्राइवेटाइजेशन। और ये इसलिए कर रहे हैं कि विदेशी पूंजी को और देश के बड़े पूंजीपतियों को, अपने शासक वर्ग के जो नेतृत्व है हमारे देश की बड़ी पूंजीपति, उनको जो अपने मुनाफा बनाने के लिए स्वीकृतता दे रहे हैं। ये जरूरी है क्योंकि उनकी समर्थन चाहिए। अगर भारत को एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक से फैसिस्टिक हिंदुत्व राज्य में बनाना, हिंदुत्व राष्ट्र में बनाना है तो साम्राज्यवाद का समर्थन, देश के शासक वर्ग का समर्थन, बड़े नेतृत्व का समर्थन, यानी बड़े पूंजीपति का समर्थन, उस समर्थन इस तरीके से हासिल कर रहे हैं देश को लूटते हुए। और इस लूट के चलते हुए माम लोगों की, मेहनत के लोगों की जिंदगी को बर्बाद करते हुए। जो आज बेरोजगारी है अपने देश के इतिहास में कभी इतनी बड़ी तादाद में, जो महंगाई है आज, थोड़ा बहुत राहत जो मिलता था, कुछ सब्सिडी गैस सिलेंडर से लेकर किसी और पे, वो सब रद्द। और ये महंगाई पर कोई अंकुश नहीं, और बेरोजगारी, इसके साथ साथ गरीबी, इसके साथ साथ भूखमरी। दुनिया के सब आंकड़ों के अंदर भारत का रेटिंग जो है वो पिछले ये 8 सालों में बहुत बड़ी गिरावट आई। हंगर इंडेक्स में, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, डेमोक्रेसी इंडेक्स में, सब इंडेक्स में। लेकिन लोगों के ऊपर यह हमला। तो आर्थिक संप्रभुता की जगह जो हो रहा है लूट देश का, और अपने दोस्तों के लिए बेहद फायदा। और तीसरा स्तंभ सामाजिक न्याय। आज दलितों के ऊपर, अपने दलित बहनों के ऊपर जिस तरीके से घोर गैंग रेप और मर्डर हो रहे हैं, जैसे हाथरस में देखा था उन्हें, जैसे उस तरीके के केसेस कितने सारे गए बीजेपी के जो प्रदेश हैं।
ये बढ़ते जा रहे हैं। दलितों के ऊपर आज तक ये मैनुअल स्कैवेंजिंग की जो बैन लगी हुई है देश में, उसके ऊपर प्रतिबंध नहीं लगा रही है सरकार। आज भी मतलब हर 5 दिन में 3 हमारे दलित भाई मरते हैं ये मैनुअल स्कैवेंजिंग करते हुए। सामाजिक न्याय की जगह आज हमारे देश के अंदर आदिवासियों के लिए लड़ के वो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट हमने लागू करवाया। उससे जो फायदा मिला आदिवासी को मिलना था वो दिया नहीं। सिर्फ त्रिपुरा ही एकमात्र स्टेट था पूरे भारत के अंदर जहां पर तकरीबन 97% 97% जो है पट्टे जो है बांटे गए ट्राइबलों के बीच में इस कानून के चलते हुए। आज इस कानून के रूल्स ही बदल दिए और आज वो ग्राम सभाओं की अनुमति नहीं है वो जंगल को अगर आपको देना है माइनिंग के लिए किसी प्राइवेट पूंजीपति को। और इस तरीके से करोड़ों के हमारे आदिवासी भाई बहनों की जो उनकी जो जमीन के अंदर जो उनका अधिकार था वहां पे जो रहने का जो कानून दिया अब उसको रद्द कर रहा है। सामाजिक न्याय क्या, ये सामाजिक अन्याय बढ़ते जा रहा है। और केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में आज देखेंगे कि ये जब से ये जीएसटी को लागू किया राज्य सरकारों की आमदनी घटी है बहुत और केंद्र सरकार की आमदनी बढ़ी है बहुत। और इसी के चलते हुए जो केंद्र सरकार के साथ है उसको समर्थन दे रहे हैं, उनको हम मदद करेगी केंद्र सरकार, लेकिन उनके विरोध में जो है उनको जो है डिस्टेबलाइज करने की, उनको जो है हटाने की पूरी कोशिश उसीलिए टारगेट किए हुए हैं जो भी विरोधी सरकारें हैं। और मुख्य रूप से टारगेट है अपनी वामपंथी सरकार केरल में। और केरल के अंदर वामपंथी सरकार जिस तरीके से वहां पे शिक्षा, स्वास्थ्य, भूखमरी, वहां पे राशन मिलता है सभी को, कोई आपके बिलो बीपीएल कार्ड वार्ड कुछ नहीं है, सभी को जो है वहां पर यूनिवर्सली आपको राशन मिलता है एक ही दाम पे। इसी वजह से सब आंकड़ों में मानव मतलब विकास आंकड़ों में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिसेस में केरल नंबर 1 पोजीशन में है आज हिंदुस्तान में। ये पिछले 8 साल भी, जबकि उसके ऊपर घोर किस्म की अत्याचार चल रही है। जहां तक जो उसका पैसा जो देना है केंद्र सरकार को राज्यों को, वो भी पैसा चुका नहीं रहे हैं ये लोग। तो केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध को राज्य सरकारों जो बीजेपी के खिलाफ है या उसके साथ नहीं है, उन सभी को जो है एक भिखारी के रूप में उतार के लिया है। और साहब के सामने, राजा के सामने आपको जाना है भीख मांगने, तभी आपके जो स्टेट के अंदर जो आपके मुलाजिम है उसके भी तनख्वाह अगर देनी है तो आपको जो है उधार लेना पड़ रहा है। इस तरीके से चारों स्तंभों को ध्वस्त किए। लेकिन चारों स्तंभों को ध्वस्त करने के लिए यह भी जरूरी है कि जो संस्थाएं हैं हमारे संविधान की उसको भी कमजोर करो। और सबसे पहले है आपका पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का मतलब क्या है? आप चुनते हो एमपी, एमपी की जवाबदेही लोगों को है और सरकार की जवाबदेही एमपी को है। और इसी तरीके से हम भारत के लोग, वी द पीपल, जो संविधान का है उसका मतलब यही है कि अकाउंटेबिलिटी। पार्लियामेंट काम करना बंद हो गई तो सरकार की अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जवाबदेही नहीं है और लोगों के लिए कोई जवाब नहीं मिलता चुने हुए प्रतिनिधियों से और पूरी जनतांत्रिक ढांचा बर्बाद होती है। पार्लियामेंट के साथ साथ कोर्ट कचहरी 3 साल हो गया है धारा 370 के खिलाफ, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ जो भी पिटीशन पड़े हुए हैं, ये आपके इलेक्टोरल बॉन्ड्स के खिलाफ, इसकी सुनवाई शुरू नहीं हुई। बातें तो बड़े अच्छे करते हैं हमारे जज लोग, उनको तारीफ करते हैं हम, लेकिन कोर्ट से जो न्याय चाहिए उस व्यवस्था को भी आप जरा सुधारिए। कोर्ट के राय से तीस्ता सेटलबार्ड जेल में है, अब वो कोर्ट वहां पे उसकी सुननी है और किस तरीके की जो जजमेंट आ रहे हैं उसके चलते हुए कि क्या न्याय, क्या पालन हो रहा है।
तो जुडिशरी के ऊपर हमला। तीसरा इलेक्शन कमीशन। अब लग गया त्रिपुरा में भी, आप सबके सामने भी लोग आए होंगे कि आपके वोटर कार्ड को आधार के साथ जोड़ने के लिए। इलेक्शन कमीशन कहता नहीं नहीं ये वॉलंटरी है, इसको जोड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन नहीं जोड़ोगे आप तो अचानक आप देखोगे आपका नाम जो है वोटर लिस्ट से गायब है। जब तक आप उसको ऐड करवाने के लिए जाएंगे खोजने के लिए, उतना समय नहीं है, चुनाव हो जाते हैं। तो इस तरीके की जो काम जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी जो हो रहा है, निष्पक्ष चुनाव जो है वो नहीं हो पा रहे देश में। और जिस तरीके से, जैसे पहले मैं कह रहा था, चुनाव हारने के बाद भी सरकार बनाने में उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं। और ईडी और सीबीआई के बारे में बोलने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता ही है किस तरीके से उसका दुरुपयोग हो रहा है और होता रहेगा कि विपक्ष को खत्म करने के लिए। यानी विपक्ष मुक्त भारत की कोशिश है, और तभी जो है ये फांसीवादी हिंदुत्व राष्ट्र का सामना हो सकता है। अगर इसको हासिल करना है तो बड़े संघर्ष हो रहे हैं लोगों की। अपना किसान संघर्ष हमने देखा, हमारे मजदूर भाई संघर्षों में है, ये निजीकरण के खिलाफ हर जगह। बैंकों के स्ट्राइक हुआ, इंश्योरेंस का स्ट्राइक हुआ, एलआईसी का हुआ, जीआईसी का हुआ, आज बीएसएनएल का कोशिश कर रहे, कोयले के सेक्टर का हुआ। बड़े बड़े आंदोलन और संघर्ष चल रहे हैं। और कल ही फिर से किसान साहब पहुंच चुके थे दिल्ली में कि जो वायदा किया था मोदी साहब ने, जब ये कानून वापस लेने के समय, कृषि कानून वापस लेने के समय, वो एमएसपी का उसको लागू नहीं कर रहे हैं। वो जो आश्वासन दिया था उसको मानते हुए अपने छात्र जो है पूरे देश भर में एक पूरी भारत यात्रा पे जुड़े हुए हैं, ये नई शिक्षा नीति के खिलाफ जो लोगों को वंचित कर रही है शिक्षा से। युवा संगठन सब सड़कों पे है ये कहते हुए मोदी साहब मेरा नौकरी कहाँ है। हमारे आंगनवाड़ी, स्कीम वर्कर, महिला, ये सब आज जो है संघर्षों के अंदर डूबे हुए हैं। ये संघर्ष तो चल रहे हैं और मजबूत करना है। लेकिन जब तक ये हिंदुत्व, फांसीवादी हिंदुत्व राष्ट्र का जहर और वो हिंसा के आधार पर जो हमले जो कर रहे हैं हमारे संविधान पे और संवैधानिक संस्थाओं पे, ये भी साथ साथ मिलाकर अगर हम संघर्ष ना करेंगे तो इनको संघर्ष आपकी होती रहेगी। लेकिन चुनावों के अंदर इनकी तिकड़म के आधार पर, पैसे के प्रभाव से या डरा के लोगों को चुनाव जीतो या चुनाव हारो बट सरकार बनाओ। अब इस तरीके से हाल चलती रहेगी तो सरकार जब तक उनके हाथ में होगा ये संविधान को बचाना मुश्किल है। अगर उनको इससे हटाना है तो उनके लिए उनका कोशिश क्या है, लोगों तक सच्चाई ना पहुंचे, इसलिए मीडिया पे कब्जा। एक आध मीडिया जो सरकार की बात नहीं लोगों की भी बात कहती है, उस मीडिया को हड़प लो, जैसे एनडीटीवी के साथ हुआ कल। और वहां पे सबसे पहले निशाना होगा ये रवीश कुमार को, उसको हटाना, क्योंकि वो अपना वो पूरा दिखाते रहता ये मोदी सरकार की जो जन विरोधी गतिविधियों को। तो मीडिया पे कब्जा, शिक्षा पे कब्जा, लोगों के चेतना पे कब्जा और आर्थिक सवालों पे संघर्ष करते रहिए आप। लेकिन जब तक इस चेतना को नहीं बदलोगे लोगों के अंदर, ये जहर भरी हुई अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत वाली चेतना, तब तक ये भी इसके खिलाफ भी संघर्ष इन आर्थिक संघर्षों के साथ नहीं जुड़ेगी, तब तक जो है इस भारत के संविधान को और अपनी संवैधानिक व्यवस्था को हम बचा नहीं पाएंगे। अगर ये काम करना है तो आज अपनी पार्टी को, खास तौर से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को और मजबूत करने की जरूरत है। और ये बात वो समझते हैं हमारे राजनीतिक दुश्मन। त्रिपुरा में जब बीजेपी ने इलेक्शन जीता, ये बात पहले भी बताया था मैं आपको, लेकिन आपके चेतना में इसको दुखाना चाहिए सही ढंग से। त्रिपुरा में जब हम अपनी सरकार हारी और उनकी सरकार बनी, एक बहुत बड़ी जश्न मनाए थे दिल्ली में बीजेपी
किसी ने, बीजेपी वाले ने ही पूछा कि इतनी बड़ी जश्न क्यों मना रहे हो, इतना सेलिब्रेशन क्यों कर रहे हो, त्रिपुरा तो 2 ही एमपी भेज दिए और 542 है देश में, लोकसभा में, लेकिन इसके लिए इतना बड़ा सेलिब्रेशन क्यों कर रहे हो? तो जवाब क्या था, बेशक 2 ही एमपी भेजे, लेकिन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को राजनीतिक दृष्टिकोण से हराना जो है वो हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है, कामयाबी है, क्योंकि वही है जो सिद्धांतिक तौर पर, संगठनात्मक तौर पर हिम्मत के साथ इस सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को और ये फांसीवादी योजना का सामना जो कर सकता है, वो मुख्य ताकत जो है वो है आपके सीपीआईएम और कम्युनिस्ट और वामपंथी ताकतें। इसीलिए हमसे मजाक में आपको पार्लियामेंट में बताते रहते उनके नेता लोग, ले जाके दिखाते मुझे जो पार्लियामेंट में था, हमें इनसे कोई खतरा नहीं है, यानी बाकी विपक्ष से आधा से ज्यादा आ जाएंगे इस तरफ पैसे के प्रभाव से या धमकी के प्रभाव से, अब वो हो रहा है। और बोलते हैं अपनी छोटी सी जो बेंच है उसको दिखा के बोलते हैं खतरा यहाँ से है, ना तुम लोगों को हम खरीद सकते हैं, ना तुम लोगों को धमकी से झुकते हो तुम, और अपने सिद्धांत पे तुम डटे हुए हो, और उसीलिए वो अपना दुश्मन पहचानता है, उनका दुश्मन कौन है। तो हमें अपने को पहचानना है, जब तक हम मजबूत नहीं करेंगे वो हम लोग से हम भी बच नहीं पाएंगे। तो सबसे पहला काम अपने आप को हमें मजबूत करना होगा, ये दोनों संघर्षों को मिलाते हुए आर्थिक पैमाने पे और हिंदुत्व के सिद्धांत और उनकी मानसिकता को बदलने की कोशिश जो कर रहे लोगों के बीच में नफरत और हिंसा के आधार पर, इसके खिलाफ प्रचार और चेतना बढ़ाना लोगों के अंदर, इन दोनों को मिलाते हुए संघर्षों को तेज करते हुए हमें आगे चलने की जरूरत है। और इसके आधार पर वामपंथी एकता, वामपंथी जनवादी ताकतों को मजबूत करना, और सबसे बड़ी मुख्य बात, अगर इस खतरे से बचना है भारत को और हमारे धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज्य सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को आज बचाना है, हमारी पार्लियामेंट से लेकर जुडिशरी से लेकर इलेक्शन कमीशन से लेकर बाकी सब संस्थाओं को हमें बचाना है, तो आज जरूरी है इनको सत्ता से अलग करना। अगर ये करना है तो इस हिंदुत्व सांप्रदायिकता के खिलाफ कितना व्यापक से व्यापक आपके धर्मनिरपेक्ष ताकतों को जोड़ सकते हैं, उनको जोड़कर इनको जो है मुकाबला देना, ये सबसे बड़ी कर्तव्य बन जाती है हमारे सामने। यानी ये चारों पॉइंट आज के दिन, ये वामपंथी अपनी पार्टी को मजबूत करना, वामपंथी ताकतों को एकता संघर्ष में मजबूत करना, तीसरा वामपंथी जनवादी ताकतों को संघर्षों के अंदर मजबूत करते हुए एक व्यापक मोर्चा बनाना जो धर्मनिरपेक्ष ताकतों की है, इस सांप्रदायिकता के ध्रुवीकरण की चुनौती के खिलाफ। और ये करना होगा संघर्षों को तेज करते हुए, और वो संघर्ष आर्थिक पैमाने पर और आपकी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण जो नफरत और हिंसा के ऊपर आधारित है हमारे माइनॉरिटीज के खिलाफ, जो ये प्रचार हो रहा है, उसके खिलाफ करते हुए, दोनों को कंबाइन करते हुए, मिलाते हुए इन संघर्षों को तेज करने की जरूरत है। ये हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है कांग्रेस, ये पूरे देश के लिए चुनौती है, लेकिन आपके लिए त्रिपुरा के अंदर ये चुनौती और भी गंभीर है। जल्द में आपके चुनाव आएंगे विधानसभा के, और विधानसभा के चुनाव के टाइम पर यही पूरी की पूरी कोशिश रहेगी, जैसे किया पिछली बार लोकल बॉडी इलेक्शंस में कितनी परसेंटेज वो अनकंटेस्टेड जीत गए, वो कितना परसेंटेज था, 96% अनकंटेस्टेड जीते। मतलब क्या है, डराओ, धमकी दो, हिंसा करो, कोई और वोट करने ना आए, कोई खड़े ना हो उनके खिलाफ, ये माहौल जो इसके आधार पर वो चुनाव जीतते हैं, समर्थन नहीं लोगों की, डर पैदा करके, यही फांसीवादी रुझान, यही है फांसीवादी रुझान का मतलब, कि यही डर पैदा करके हिंसा के आधार पर
वो जो है समर्थन हासिल करे, उसका सामना करना पड़ेगा। और उसके लिए ये चारों बातें हम जो बताइए आज के दिन ये चुनौती हम सब के ऊपर है। आज त्रिपुरा को बचाना, साथ साथ भारत को बचाना है, और आने वाले दिनों में संघर्षों के आधार पर दोनों त्रिपुरा को और भारत को बदलना है, एक बेहतर भारत और एक बेहतर त्रिपुरा के रूप में। और ये होगा हमारे सामने अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य जो इस चुनाव के अंदर भी हमें रखनी होगी। त्रिपुरा के अंदर जनतंत्र को बचाओ, संविधान को लागू करो, लोगों की मानव अधिकारों का इज्जत करो और बचाओ, और यहाँ पर इन सवालों पे लामबंद करते हुए ये चुनौती का सामना करना पड़ेगा। और त्रिपुरा की परंपरा को जानते हुए हम समझते हैं कि आप सभी लोग, आप ही नहीं, आप ही के माध्यम से और लाखों लोगों तक ये बात पहुंचेगी कि आज ये चुनौती को चूकना नहीं, भारत को बचाना है, त्रिपुरा को बचाना है। वरना जिस भारत में मेरी पीढ़ी तक पैदा हुई, आजाद भारत में बड़े हुए, इस संविधान के चलते उस तरीके के भारत रहेगा नहीं। आज वो है चॉइस हमारे सामने, उसके आधार पर हम इस भारत को आज बचाएंगे, भारत को बदलेंगे, उसी तरीके से नागा त्रिपुरा को बचाएंगे, त्रिपुरा की परंपराओं को बचाएंगे। जिस तरीके की एकता हमने बनाई थी हमारे आदिवासियों के बीच में, गैर आदिवासियों के बीच में, कहीं और नहीं, आज भी नहीं। इस तरीके से ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो आदिवासी भाई बहनों को दिए गए, कहीं और नहीं। 6 शेड्यूल के तहत कुछ और स्टेज नकल करने की कोशिश की, लेकिन उस तरीके से व्यापक तरीके से जो दिया गया कहीं नहीं। तो ये जो परंपरा रही है संघर्षों के आधार पर त्रिपुरा की, उसको मद्देनजर रखते हुए आने वाली चुनौतियों का आप सामना करेंगे, ये है पूरी की पूरी उम्मीद और भरोसा पार्टी का पूरा। और इस संघर्ष के लिए आने वाले दिनों में आप सबको मेरी तरफ से, पार्टी की तरफ से आप सबको मेरा लाल सलाम और क्रांतिकारी जी धन्यवाद।